इसका आंसर यार मुझे मिल नहीं रहा है। इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सचेंज इज प्रोसेस ऑफ विच सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन। अरे दी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, सिस्टम नहीं मिल रहा है भाई। भैया मोबाइल भी तो देख सकते हैं ना। मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा ना। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है। तंत्र मतलब होता है सिस्टम। अब तो मंत्रालय पूछा है सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचनाओं के आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल। चलो आप लोग अगर बुक में कहीं थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कहीं मिल जाए क्वेश्चन तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन छूट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विनिर्माण उद्योग भैया आर्थिक, संचार तंत्र। हाँ लिख सकते हो। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सूचनाओं का आदान प्रदान संचार तंत्र में शामिल है। संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नाम भी है संचार तंत्र, सही है। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, सही गलत बताना है। विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, बिल्कुल आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, बिल्कुल सही सही है स्टेटमेंट। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में करी थी। सन पूछ लिया है, हिंद स्वराज की रचना करी थी ये तो मालूम है, अब सन थोड़ी ना याद रहेगा यार। हिंद स्वराज कब लिखी गई, ये भी पूछते हैं कि हिंद स्वराज किसने लिखी, तो ये भी याद रखना है ना, जरूरी नहीं सन ही पूछे। हिंद स्वराज जो है वो 1909 में लिखी थी, सही है, सही आंसर है। रिंडापेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैली। सन पूछ लिए भाई, अगर सन पूछे। रिंडापेस्ट एक बीमारी थी जो अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में फैलाई थी ताकि दक्षिण अफ्रीका पे कब्जा कर सके। पशुओं में बीमारी फैलाई थी और ये घोड़ों से फैली थी। जो ब्रिटिशर्स यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए थे घोड़े लेकर, उन घोड़ों से वहाँ बीमारी फैल गई थी जानवरों में, और उसने दक्षिण अफ्रीका के लाखों जानवरों को मार दिया था और बैकबोन तोड़ दी थी दक्षिण अफ्रीका की। वहाँ के लोग फोर्सफुली फिर ब्रिटेन ने जो कोयले की खदानें वगैरह थी, जो खदानें वगैरह थी खनिज निकालने की, फिर वहाँ के लोगों को जबरदस्ती बेचारों को काम करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में दो तरह से वो लोग जीवन यापन करते थे। पहला खेती, दूसरा पशुपालन। तो खेती में अंग्रेजों ने वहां पर कानून ला दिया, अंग्रेजों और साथ साथ यूरोप के दूसरे देशों ने भी जिन्होंने कब्जा किया था दक्षिण अफ्रीका, बहुत सारे देशों ने कब्जा किया दक्षिण अफ्रीका पे। किसी ने, ब्रिटेन ने इतना भाग ले लिया, किसी फ्रांस ने इतना भाग ले लिया, जर्मनी ने इतना भाग ले लिया, वगैरह वगैरह। पुर्तगाल ने कुछ भाग ले लिया। इन लोगों ने पूरे दक्षिण अफ्रीका को बिल्कुल कब्जा करके रखा था। वहां के लोगों को अपने में शामिल करने के लिए इन्होंने दो चीजें करी। पहला तो एक नियम बनाया कि भाई जो किसान का बेटा होगा ना, 4 संतानें होगी तो एक को जमीन मिलेगी, बाकी को काम करना पड़ेगा। हम ये भूमि का बंटन ऐसा नहीं करेंगे, एक किसान के 4 बच्चे तो चारों को भूमि बटेगी। वो लोग इसी पे चल रहे थे, भूमि बढ़ती जा रही थी और वो जो है वो काम करते जा रहे थे। तो उन्होंने एक नियम ये तोड़ दिया, और दूसरा जो है फिर भी काम नहीं आया, तो उन्होंने जो है वो यहाँ ये रिंडापेस्ट नामक बीमारी फैल गई वहां पर। यहाँ से घोड़े लेके गए थे इंडिया से, और वहाँ घोड़ों ने जो है तबाही मचा दी। तो वहाँ पर उनके जानवर मर गए बहुत सारे, तो उनका जीवन यापन खतरे में आने लगा। तो उन्होंने सोचा भाई कमाई के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने जो है फिर अंग्रेजों की फिर भाई गुलामी सहन करी। शिक्षक, वकील, पुलिस, डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप में योगदान देती हैं। शिक्षक, वकील, पुलिस, डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से, उत्पादन में नहीं, सेवा की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तो ये असत्य स्टेटमेंट होगा। शिक्षक, वकील, पुलिस ये सभी सेवा सेक्टर में आते हैं तृतीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र प्रत्यक्ष नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष रूप से मैन्युफैक्चरिंग रहता है, और पहला वाला जो गेहूं उत्पादन, मतलब जो उत्पादन अपन बना रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, खनिज उत्पादन कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से रहेगा, तो ये असत्य है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, हाँ महिलाओं में हो गया है अब। महिलाओं में और नगर निगम में 1/3 हो गया है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ा है अभी। विधायकी में और संसद में नहीं है अभी 1/3 आरक्षण। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आजादी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गरिमा एक छोटा वर्ड नहीं है, गरिमा बहुत बड़ा वर्ड है। व्यक्ति की गरिमा और आजादी ही लोकतंत्र है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और एग्जैक्टली बिल्कुल सही है।
व्यक्ति की गरिमा बिल्कुल होना चाहिए, हर एक व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए देश में अगर लोकतंत्र है तो। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। श्रीलंका की राजधानी दो हैं, कोलंबो भी है और एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ऐसा नाम है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। दो राजधानियां श्रीलंका की, कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तुतिकोरन पत्तन, यार इसमें थोड़ा सा मैं वीक हूँ। मछली पालन, मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा क्योंकि खेती का ही खेती में आएगा वो। श्रीलंका की राजधानी वो है। तुतिकोरन पत्तन मेरे ख्याल से तमिलनाडु में होना चाहिए। तुतिकोरन पत्तन, हाँ, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, जो है वो तमिलनाडु ही आएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है वो बैंकों का बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का भी बैंक, मतलब दादाजी हैं ये बैंकों के, बैंकों को पापा जी हैं, ये भी बोल सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने का काम यही करता है, भारत में सभी आर्थिक निर्णय यही लेता है। असहयोग आंदोलन, ये तो भाई उसके सामने लिखा, 1920 में शुरू किया गया था। तो बचा क्या बचा, हाँ, ऑल इंडिया लिमिटेड, तो ये संयुक्त उद्योग हो जाएगा। बढ़िया है। एक नहीं आ रहा था मेरे को, ये वाला नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा, लेकिन फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के अपन बाकी के लगाया और फटाफट जो है सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। तुतिकोरन पत्तन में नहीं मालूम था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है क्योंकि श्रीलंका कोलंबो होगा ही, पक्का ही है। तुतिकोरन पत्तन तमिलनाडु में ही हो सकता है, प्राथमिक क्षेत्र हो नहीं सकता, बाकी कुछ हो नहीं सकता। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से वो भी हो गया। बढ़िया है। संसाधन के प्रकार लिखिए। अरे यार, संसाधन अलग अलग प्रकार का होता है, जैव अजैव, नवीकरणीय अनवीकरणीय, समाप्य और असम नहीं, समाप्य और उसमें तो हाँ, समाप्य और असमाप्य, और पढ़ा होगा शायद चैप्टर में। मृदा संसाधन क्या है, तो मृदा का हर एक संसाधन जो कि हम यूज कर रहे हैं नेचुरली या फिर उसको बनाकर, तो वो सभी संसाधन है हमारे डेली लाइफ में यूज किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से मृदा भी एक संसाधन है। मृदा का उपयोग जो है हम बर्तन बनाने में कर रहे हैं, खेती करने में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मृदा से ही जो है वो खनिज वगैरह भी निकाले जा रहे हैं, तो मृदा बिल्कुल एक संसाधन है। ये पूछना चाह रहे हैं कि मृदा का संसाधन के रूप में आप क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पता है सबसे मेन काम कृषि कर रहे हैं हम उस पर, उसी से बर्तन भी बनाए जा रहे हैं मृदा से, उसी से जो है वो हम जो है वो खनिज वगैरह भी निकाल रहे हैं, तो मृदा बिल्कुल एक संसाधन है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के, मैंने पहले ही बताया, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के जितने भी हमारे नदी के इलाके हैं, नदी वाले इलाके हैं, उनके तटों पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नॉर्मली उत्तर भारत में बोला जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। भुरभुरी मिट्टी होती है, पानी बहुत अच्छे से सोखती है ना। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में यही 2 नंबर में मेरे ख्याल से भारत के किस हिस्से में पाई जा रही है। अच्छा, ये इससे याद आया कि भाई एक मिट्टी पे भी प्रोजेक्ट बनाना चाहिए आपको। मिट्टी पे कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, मिट्टी में आपके ये मालूम, ये वाला जो क्वेश्चन आया है ना, जलोढ़ मिट्टी क्या है, ये किसी भी मिट्टी पे आ सकता है। लाल मिट्टी पे आ सकता है, लेटेराइट पे आ सकता है, जलोढ़ पे आ सकता है, और एक सूखी मिट्टी जो होती है, शुष्क शुष्क मिट्टी बोलते हैं, पीली मिट्टी होती है वो भी बोल सकते, किसी भी मिट्टी पे आ सकता है। तो आपके चैप्टर में फिर से एक और प्रोजेक्ट है छोटा सा, अगर आप ये कर लोगे ना तो कोई सा भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे। मिट्टी का नाम लिखना है, मिट्टी का नाम, नेम, कि मिट्टी है कौन सी, फिर उसके बाद उसमें उपस्थित पोषक तत्व लिखना है कि कौन कौन से उसमें पोषक तत्व है। कर लोगे तो आप फायदे में रहोगे, यकीन मानो, मिट्टी पे क्वेश्चन बनेगा, पोषक तत्व कौन कौन से उसमें। उसके बाद वो मिट्टी कहाँ पाई जा रही है, कहाँ कहाँ पाई जा रही है, राज्यों के नाम लिखना है बस, एमपी में है, यूपी में है, बिहार में है, और आखिरी में लिखना है कौन सी फसल उसमें बोई जाती है। तो यकीन मानो 3 या 4 ही मिट्टी होंगी अपन की, 3 या 4 ही मिट्टी होंगी चैप्टर में, और उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है, कहाँ पाई जा रही है, और फसल। और इस वाला क्वेश्चन फिर से वही बात, अगर पिछले साल के बच्चे होंगे तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया हुआ होगा, आपको बना बनाया मिल जाएगा उनके नोट्स में। आज 2 प्रोजेक्ट हो गए आपके, एक मिट्टी वाला और एक राष्ट्रीय वन वाला, राष्ट्रीय उद्यान वाला। अगर पुराने बच्चों से डायरेक्ट मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
मुश्किल से दोनों प्रोजेक्ट को बनाने में 1 या 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि एक एक पेज के हैं। और ये मिट्टी वाला तो आपकी बुक में दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है। संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए। ये मेरे से नहीं बनेगा, बुक में देखना पड़ेगा। मैं हाँ बैकग्राउंड समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। संसाधनों का नियोजन के प्रमुख सोपान पूछे हुए हैं। संसाधनों का नियोजन होता क्या है, संसाधन तरीके से खर्च करें हम, संसाधन मौजूद है लेकिन अगर हम ज्यादा दोहन करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, उनका सही तरीके से उपयोग किस तरह से किया जाए बोल रहे हैं, उसके बताओ कि स्टेप क्या है कि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए, है ना। ये क्वेश्चन आपको बुक में देखना पड़ेगा। एक टॉपिक आता है संसाधनों वाले चैप्टर में कि संसाधनों को किस तरह से उपयोग किया जाए जिससे वो जल्दी से खत्म ना हो, है ना। तो वो चीज लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, जलोढ़ मिट्टी अभी है नहीं, संसाधनों का नियोजन लिखना है मेरे को, 2 नंबर में मैं लिखूंगा संसाधनों का उचित दोहन जरूरी है। यदि हम संसाधनों का अन्यथा उपयोग करते हैं तो आने वाले समय में वह संसाधन खत्म हो जाएंगे, इसीलिए संसाधनों का नियोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्टार्टिंग ऐसी करूंगा, फिर उसके बाद उसके प्रमुख सोपान क्या है, तो उसमें लिखूंगा सबसे पहले जो है हमें निर्धारित संसाधन जो भी उपस्थित है उसका अन्यथा उपयोग रोकना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में उपयोग, उसका सीमित उपयोग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें संसाधन की धारणीयता को समझना पड़ेगा। धारणीयता क्या होती है, वैज्ञानिकों के द्वारा धारणीयता वो चीज होती है, संसाधनों की धारणीयता से हम समझते हैं कि उसका सतत और नियमित उपयोग, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो चीज जो है वो भविष्य में मिल सके। तो हम सतत संसाधनों के नियोजन की धारणीयता को अपनाना होगा। मैं इतना लिखूंगा, मेरे ख्याल से मुझे आंसर नहीं पता था लेकिन मैंने मन से लिखा, और मन से लिखा तो उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, कवर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता 2 नंबर काटेंगे वो, क्योंकि बच्चे को पता है संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन होते क्या है, उसका नियोजन क्या है और क्यों जरूरी है, वो काफी हो जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर अथवा में तो है जलोढ़ मिट्टी क्या है, वो तो इजी क्वेश्चन है। झूम खेती क्या है, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं इंग्लिश में। झूम खेती में किसान जो है वो पहले अपनी इस जमीन पे फसल बोता है, एक जमीन पे फसल बोएगा और फिर उसको काट लेगा, तो फिर दूसरी उसको जला देगा और दूसरी जगह पे खेती कर लेगा। जब वहां हो जाएगी तो वहां जला देगा, फिर यहाँ करने लगा। तो झूम खेती में किसान स्विच करता रहता है जमीन, पहले यहाँ का उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जब तक ये जमीन स्लैश अपन ने बर्न कर दी, जला दी, तो वो राख मिट्टी में घुलती है और फिर जब तक वो दूसरी फसल हो रही होती है ये वाली मिट्टी फिर से तैयार हो जाती है दूसरी खेती करने के लिए। तो झूम खेती उसे ही बोलते हैं। रबी और खरीफ की फसलों के नाम मैंने उदाहरण से बता दिए तुमको। ताऊ खीरा खाकर मरे, आज राई में सच में गेम खेला, और एक और कौन सा था, आज राई में सच में गेम खेला, वो रवि का था। ताऊ खीरा खाकर मरे जायद का था। खरीफ का क्या था, अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा खरीफ का था। मेरे को याद आ गया, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो जब भी कोई कच्चा सामान, बहुत टाइम लग रहा है, कच्चा सामान जो है, जैसे मान लीजिए गेहूं उगाया, गेहूं को लंबे समय तक स्टोर जो है वो अलग रूपों में किया जा सकता है उसके। तो गेहूं का आटा बनाकर उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, नहीं तो दानों जो है वो बारिश में घुन लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो विनिर्माण क्या है, जो भी हमारे कच्चे पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसको अलग अलग रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है, वही हमारा विनिर्माण है, वही मैन्युफैक्चरिंग है। संयुक्त उद्योग क्या है, जहां पर 2 इंडस्ट्री साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, वो संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें, उदाहरण हो जाएगा सही जोड़ी में ही आया था उदाहरण, इंडियन ऑयल का। तो इंडियन ऑयल में जो एक कंपनी है जो समुद्र से ऑयल को निकाल रही है, दूसरी कंपनी उसको संशोधित कर रही है, शुद्ध कर रही है, तीसरी कंपनी उसको मार्केट में ला रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही है, चौथी कंपनी उसको बेचने का काम कर रही है। तो ऐसे उद्योग जिसमें 2-3 कंपनियां शामिल होती हैं संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। इंडियन पेट्रोल कंपनी जो है वो बहुत अच्छा उदाहरण है उसमें। तो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कोई और करता है, ये बाहर से आता है। यहाँ जो है इंडियन ऑयल जो है उसको खरीदती है, फिर अपने हिसाब से उसको शोधित कर सकती है, करना है तो। कई बार ये काम पूरा एक कंपनी भी कर रही होती है, कई बार बहुत सारी दुनिया में कंपनी है, जहां तक मुझे मालूम है सऊदी की आरामको कंपनी जो है वो ये सब काम खुद कर रही होती है उसके देश में। हमारे भारत देश में इंडियन ऑयल जो है वो बाहर से ऑयल आ रहा है,
उसको इधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं और फिर उसका बेच रहे हैं, तो वो संयुक्त उद्योग कहलाएगा। परिवहन के कौन कौन से साधन है? अमेजोन भी संयुक्त का उदाहरण है। अमेजोन क्या करता है, हमारे भारतीय जो व्यापारी हैं उनसे ही सामान खरीदता है और फिर भारतीयों को बेच रहा है, और खुद भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कई जगह पे दूसरे जगह। तो ये भी जो है संयुक्त उद्योग कहलाएंगे, क्योंकि व्यापारी कोई और है, बना कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, ले जा कोई और रहा है, तो ये भी संयुक्त उद्योग का उदाहरण है। परिवहन के कौन कौन से साधन है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन। जल परिवहन, जहाँ जल का उपयोग किया जा रहा होता है, पता है आपको, जहाज, नाव वगैरह जल परिवहन। परिवहन के साधन रेलवे, सड़क, वायुयान, तीन ही प्रमुख है, सड़क, रेलवे, वायुयान। हाँ। डिजिटल भारत क्या है? भाई साहब, डिजिटल भारत का उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सेवाएं बहुतायत जनता तक पहुंचाना। डिजिटल भारत का एक ही लक्ष्य है। डिजिटल भारत की सहायता से क्या होगा, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम जैसे मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं या सेवाएं हैं वो जन जन तक आसानी से मुहैया करवाना डिजिटल भारत का लक्ष्य है। पूरी जितनी भी योजनाएं हैं, सेवाएं, वो सभी पूरे सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके, उनके हाथ में हो वो सेवाएं, सब चीजें घर बैठे की जा सकी, ताकि उसमें उनको फायदा भी हो और समय भी बचे उनका। वो डिजिटल भारत है। मन से लिखना पड़ेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। तो मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, संचार साधन, हमारा डाक भी हो सकता है, चिट्ठी लिखते हैं, बिल्कुल संचार का माध्यम है वो। हमारा जो रेडियो होता है वो भी संचार का माध्यम है। और इसके पुराने जमाने में फैक्स मशीन चलती थी। तो फैक्स मशीन में क्या करते थे, यहाँ मैंने कंप्यूटर पे मतलब यहाँ पर एक लेटर लिया, उस लेटर को फैक्स मशीन में डाल दिया, फैक्स मशीन उसको फोटोकॉपी करेगी और वो दूसरे फैक्स मशीन, जैसे मान लो किसी और को भेजना है, तो वो फैक्स मशीन में वो डाटा भेज दिया जाएगा और वहाँ की फैक्स मशीन वो प्रिंटर से उसको निकाल देगी। तो फैक्स मशीन भी संचार साधनों का ही है। जैविक युद्ध क्या है? जैविक युद्ध में रासायनिक केमिकल वेपन का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई हानिकारक गैस छोड़ दी, तो गैस सूंघने से, जहरीली गैस सूंघने से लोग मर गए, तो वो जब ऐसे वेपन बनाने लगे लोग, बम फूटते हैं तो कैसे धमाका होता है और धातु के गोले लगते हैं सब में, वैसे ही जैविक वेपन में गैस छोड़ी जाती है, वो फटती है और गैस सूंघने से कई लोग मर जाते हैं। तो जब उस प्रकार का युद्ध होता है, उस प्रकार के वेपन का यूज किया जाता है, उसको हम जैविक युद्ध बोलते हैं। निषेधाधिकार क्या है? वीटो पावर क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र में कुछ स्थायी सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, उनके पास इतनी शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जब बात करेंगे तो वीटो पावर का जरूर बात करेंगे, अभी मैं छोड़ रहा हूँ। अभी के लिए कल इतना जान लो कि संयुक्त राष्ट्र में 7 परमानेंट सदस्य हैं, उनके पास इतनी शक्ति है कि कोई भी देश प्रस्ताव लाता है तो वो अपना एक पावर यूज करके उस प्रस्ताव को खत्म कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। बाकी कोई देश कुछ भी बोलते रहे, उन्होंने अगर वीटो इस्तेमाल किया, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो डाउन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ये 7 देश हैं जो कि परमानेंट सदस्य। मान लो उदाहरण के लिए अभी रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो बाकी सदस्यों ने क्या किया, एक प्रस्ताव लाया कि रशिया को जो है वो यूएन का सदस्य होने से हटा दिया जाए। बहुत बड़ा प्रस्ताव है। रशिया ने अगर वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, रशिया नहीं हटेगा। ऐसा होता आया है। भारत के केस में रशिया ने बहुत बार वीटो इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा साथी रहा है रशिया। भारत के खिलाफ जब भी प्रस्ताव आया है तो उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है कई बार। स्पिनिंग जेनी क्या है? एक मशीन है जो कि बुनकरों की समस्याओं को जो है वो मतलब मशीन थी एक जो कि धागे को बुनने का काम करती थी, है ना। तो स्पिनिंग जेनी वो थी। महिलाओं ने बहुत विरोध किया था इसका। औद्योगिकरण उत्पादन क्या है? चलो बाद की बातें बाद में करेंगे, आज बहुत ज्यादा हो गई है। आखिरी में जाते जाते बोलूंगा भाई, आखिरी साल का आखिरी दिन है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों के साल अच्छा गया है या बुरा गया है। एज ए क्लास के तौर पर मैं देखूं तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए थी। अप्रैल से लेकर अभी तक बहुत सारी घटनाएं घटी, कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी। स्टार्टिंग का दौर स्ट्रगल का था, परेशानी हुई। उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण अपनी क्लास के साथी को खोया। उस दिन मैं सुबह पढ़ा रहा था और वो दिन बहुत बहुत ज़्यादा बुरा था। उससे बुरा दिन इस साल का कोई हो नहीं सकता।
पूरी क्लास ने उस चीज़ को महसूस किया और मेरे ख्याल से आज भी सबको वो चेहरा उसका याद है। आखिरी दिन हम उसको कम से कम भुला तो नहीं सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आगे चल के लाइफ में हो सकता हो आप लोग में से कई लोग दूर हों, लेकिन मैंने तो एक बहुत अपना ब्राइट स्टूडेंट खोया था उसके रूप में। तो एक वो हमारे साथ बुरा हुआ, सभी के साथ बुरा हुआ, उसके परिवार वालों के साथ भी, हमारे साथ भी। और साथ ही साथ वो बुरी घटना बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा भी उसके पहले हेमलता खुद जो है उसके पहले बहुत अच्छे एक शो पर गए हुए थे, मैजिक शो पे गए थे। अपने आप में यूनिक था वो एक्सपीरियंस और स्मारक है एक्सपीरियंस। उसके बाद हम पढ़ाई पर फोकस कर पाए, सुबह जल्दी आना, वो क्लासेस जो हैं वो आगे और भी ज़्यादा याद रहेंगी। मेहनत तो करी हमने, अब थोड़ी सी वो मेहनत और ज़्यादा इंटेंस करने का टाइम आ गया है। अब मैंने पिछली क्लास में ही बोला कि पहला कदम है आपका तो आरंभ है प्रचंड। तो उस प्रचंड आरंभ को आज का रिजल्ट जो भी रहा, जैसा भी रहा, उसकी गलतियों को पहचानते हुए हम आज के साल को यहीं ख़त्म कर रहे हैं और कल से फिर नई फ्रेश शुरुआत करेंगे। कल क्लास है या नहीं है, पहली तारीख है, मैं कल क्लास नहीं रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा घर पे भी काम है और मुझे थोड़ा सा आप लोग को उसके बारे में भी पेपर वगैरह भी बनाना है, थोड़ा सा काम ज़्यादा है और इसलिए कल क्लास नहीं है। मंडे से सुबह क्लास रहेगी, कंटिन्यू रहेगी 2 तारीख से। आप जितने भी बच्चे सुन रहे हो, मैं ग्रुप पे मैसेज नहीं कर पाऊंगा और कर भी दूंगा तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मंडे से क्लास रहेगी सुबह 7:30 बजे से। आप आइए, पेरेंट्स की परमिशन लेकर आइए, पेरेंट्स को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप सभी को एडवांस में क्या, अब कुछ घंटे तो बचे हैं, 9 बजने वाले, 3 घंटे बचे हुए हैं। आप सभी को आने वाले नूतन वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, मजे लेके पढ़ो, खुशी खुशी पढ़ो, जितनी बचती है उतना पढ़ो, बस अपना बेस्ट दो, बस, है ना। आगे आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, पेपर कल कंटिन्यू करेंगे, कल मतलब मंडे को। बाय, गुड नाइट एवरीवन, जय गुरुदेव सभी को।